हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मादा युग्मोद्भिद का निर्माण। जैसे कि आपको पता है, आपकी पहले की वीडियो में आपने देखा था कि भाई आपकी जो दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका थी, जो कि आपके बीजांड में किधर की तरफ होती है, माइक्रोपाइल यानी उसके मुख की तरफ, जिधर उसका मुख होता है बीजांड का, उसके मुख की तरफ जो पाए जाने वाली आपकी कोशिका होती है, जिसको हम कहते हैं दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका, वो आपकी विभाजित होती है। उसमें आपका मियोसिस होता है यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात वो आपकी जो कोशिका होती है, चार आपके दीर्घ बीजाणु बनाती है। जो आपके चार दीर्घ बीजाणु बनते हैं, उनमें से आपके तीन दीर्घ बीजाणु जो कि मुख की तरफ होते हैं, वो आपके खत्म हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। जबकि एक जो आपका निभाग की तरफ वाला बचा होता है, वो आपका क्रियात्मक होता है, फंक्शनल होता है। तो क्रियात्मक दीर्घ बीजाणु से, क्रियात्मक मेगास्पोर से आपकी जो भ्रूण कोश है, उसका जो निर्माण है वो पढ़ेंगे हम। भ्रूण कोश ही मादा युग्मोद्भिद होती है। जैसे कि आपको पता है कि भाई होता ये है कि जो भी बीजाणु होता है, बीजाणु आपका विभाजित होता है। विभाजित होने के पश्चात, अगर आपका बीजाणु विभाजित होगा और विभाजित होने के पश्चात जो भी संरचना बनाएगा, विभाजित होकर के बीजाणु जो भी संरचना बनाता है, वह संरचना आपकी क्या कहलाती है, युग्मोद्भिद। चाहे वो नर का केस हो, चाहे वो मादा का केस हो, दोनों में आपको इस बात को ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। यहाँ हम देखने जा रहे हैं कि भाई मादा युग्मोद्भिद का निर्माण यानी सीधे सीधा भ्रूण कोश का निर्माण हम कैसे होता है, ये देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी के साथ साथ जो थोड़ी थोड़ी एडवांस चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगा। चलिए, यहाँ लिखा गया है कि स्त्री, और हेडिंग है आपका स्त्री और मादा युग्मोद्भिद, ठीक है ना। तो भैया लिखा है अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है। देखो ये लिखा है अधिकांश। अधिकांश का मतलब ये है कि सब में नहीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है सब में यही बात होती है, कुछ की बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। अधिकांश, अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है, जबकि अन्य तीन अपविकसित या अभ्रष्ट हो जाते हैं। तो हमने यही कहा है कि आपके जो मुख की तरफ वाले, माइक्रोपाइल की तरफ वाले तीन हैं, वो आपके खत्म हो जाते हैं। उनमें से एक चौथा जो होता है, वो बीजांड के निभाग की तरफ वाला वो बचता है, ठीक है ना। वही आपका क्रियात्मक होता है, कार्यशील गुरु बीजाणु कहलाता है। वही आपका मादा युग्मोद्भिद बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई क्रियात्मक बीजाणु के अंदर कितने विभाजन हुए हैं, कितने विभाजनों के पश्चात आपका वो मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करेगा, ये देखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पढ़ते क्या लिखा है कि एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के बनने की विधि को एक बीजाणु का विकास कहा जाता है। तो ये भी पूछते हैं, यहाँ से पूछ रहे हैं कि भैया बीजांड काय की कोशिकाओं और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद की सूत्रकुणिता क्या होगी। यानी ये पूछ रहे हैं कि भैया आप बताइए कि बीजांड काय यानी कि जो आपका न्यूसेलस है, बीजांड के अंदर का जो बॉडी है, जो उसका फर्टाइल पार्ट है, उस न्यूसेलस के अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो द्विगुणित होंगी। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होगी। क्रियाशील बीजाणु आपका जो होगा वो अगुणित होगा, हैप्लॉइड होगा। मादा युग्मोद्भिद आपका अगुणित होगा, क्योंकि वो बीजाणु से बना है। बीजाणु आपकी अगुणित संरचना है, उसी से आपका युग्मोद्भिद बनता है। तो सीधी सीधी बात है, तो ये तो आपका अगुणित ही होगा। तो पहले इसको पढ़ने से पहले हम ये डायग्राम को देख लेते हैं, इसी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हुआ क्या है एक्चुअली में ना। तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्या लिखा है। देखिए डायग्राम आप देख रहे हो, आपका जो बीजांड होता है ना, बीजांड के अंदर मान लीजिए शुरुआत में एक कोशिका आपकी, जिसे आप हिंदी में प्रपशु कोशिका कहते हैं या इंग्लिश में आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं, वो आपकी कोशिका जो है दूसरी कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाती है। एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है, मान लीजिए ये आपका बीजांड है। एनसीईआरटी कह रही है कि बीजांड के अंदर से कोई कोशिका निभाग की, सॉरी, यहाँ पर जो कोई कोशिका आपकी इस जो इसका माइक्रोपाइल है, इसकी तरफ से एक कोशिका आपकी आकार में बड़ी हो जाती है और सीधा वो क्या बना लेती है, बीजाणु मात्र कोशिका। ये कह रहे हैं कि बीजांड के अंदर से मुख की तरफ वाली एक कोशिका डायरेक्टली सीधे सीधे दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका बना लेगी। दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका बना लेगी, ठीक है ना। ये ऐसा कह रहे हैं, दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका। एनसीईआरटी कह रही है ये बात। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ जगह पर दो तरह के केस हैं। ये एक केस में ऐसा होता है कि पहले पर पशु कोशिका बनती है, फिर इसमें विभाजन होता है। विभाजन के पश्चात इससे दो कोशिका बनती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ये प्राइमरी पैराइटल सेल,
प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, बीजाणुजनक कोशिका। तो ये 2 कोशिकाएं बनती है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। एक विभाजन हुआ है, एक सूत्री विभाजन हुआ है, ध्यान रखना, अर्धसूत्री नहीं हुआ है, सूत्री, क्योंकि आपकी पहले वाली कोशिका जो है ना ये द्विगुणित है। सारा बीजांड काय जो है वो आपका द्विगुणित है। तो यार द्विगुणित बीजांड काय के अंदर की सारी कोशिकाएं कैसी होंगी? द्विगुणित होंगी। तो उनमें से भैया एक कोशिका जो थी वो बड़ी हो जाती है, विभाजित करती है, विभाजन के पश्चात 2 कोशिकाएं बनाती है। उन 2 कोशिकाओं की भी जो आपकी गुणिता होती है, मतलब जो उनकी प्लॉइडी होती है वो द्विगुणित होती है। ये दोनों आपकी 2n है, 2n है मतलब डिप्लॉइड है, यानी द्विगुणित है, यानी इनमें क्रोमोसोम जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं वो जोड़ों में पाए जाते हैं। फिर आप देख रहे हो कि जो वित्तीय कोशिका थी, यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, वित्तीय कोशिका में आगे और कोई विभाजन नहीं होगा। वित्तीय कोशिका अब आगे विभाजित नहीं होगी, ठीक है, यही रुक जाएगी। और आपकी जो बीजाणुजनक कोशिका थी वो डायरेक्ट आपकी क्या बन गई है? बीजाणु मात्र कोशिका, दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका बन गई है वो, ठीक है ना। दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका ये बन गई है, द्विगुणित है और, ठीक है। तो एनसीईआरटी कह रही है डायरेक्ट सीधा सीधा दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। ये एक तरीका जो है आपको दूसरे तरह के प्लांट में देखने को मिलता है, और दोनों तरीके होते हैं, ध्यान रखना। अगर आप सारांश वाला पैराग्राफ पढ़ोगे ना किताब का, सारांश वाले पैराग्राफ में आपको ये आर्चिस्पोडियल वाला शब्द मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां जाके देखना एक बार ध्यान से। फिर यहाँ ध्यान सवाल पूछा जाता है आपसे कि भाई सीधी रेखा में चतुष्क टेट्राड किसका बनता है? सीधी रेखा में चतुष्क किसका बनता है? तो भैया देखो वहां पढ़ा था ना हमने मेल वाले केस में, वहाँ टेट्राहेड्रल आइसोबाइलेटरल मतलब समद्विपार्श्विक, ठीक है ना, तो टेट्राहेड्रल बनता है। तो यार यहाँ क्या बनता है? यहाँ जो आपके इसमें जो आपकी ये जो दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका है, इसके अंदर आपका जब अर्धसूत्री विभाजन होगा यानी कि मियोसिस होगी, तो एक कोशिका में मियोसिस के पश्चात नई कोशिकाएं 4 बनती हैं। और इसमें खास बात ये रहेगी कि जो नए बनने वाली कोशिकाएं हैं वो आपकी सीधी रेखा में लगी रहेंगी। तो ये सवाल पूछा जाता है कि बताओ भाई लीनियर टेट्राड यानी कि आपका क्या कहेंगे इसको, सीधी रेखा में आपका जो चतुष्क होगा, बीजाणु होगा, वो आपका कहाँ देखने को मिलता है? तो हमको बताना है कि भाई सीधी रेखा में आपका यहाँ इसमें मादा वाले पार्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। इनमें से भी आपको ध्यान रखना है 3 आउट ऑफ 4 इनमें से 4 में से जो 3 होंगे आपके, वो भी ध्यान रखना है मुख की तरफ वाले। इधर क्या होगा? माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल की तरफ वाले 3 जो होंगे वो आपके खत्म हो जाएंगे, डिजेनरेट कर जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है ना। जबकि एक आपका जो निभाग की तरफ वाला होगा, चलाजा की तरफ वाला होगा, वो आपका बचेगा इधर की साइड वाला, ठीक है। तो ये क्रियात्मक बीजाणु आपका बचा हुआ है फंक्शनल मैकेनिज्म। अब भविष्य में जो आपका क्रियात्मक बीजाणु है, क्रियात्मक बीजाणु से ही आपका भ्रूण कोश का निर्माण होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो बीजाणु होता है, क्रियात्मक बीजाणु जो होता है, उसमें विभाजन के पश्चात जो भी संरचना बनती है, ध्यान रखना ये पीछे से मतलब टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, सब में यही चलता है कि जो आपकी जो कोशिका होती है, मतलब जो आपका बीजाणु होता है, तो बीजाणु में एक विभाजन हो, भले 2 विभाजन हो, भले 10 हो, भले 1000 हो, भले ही बीजाणु से पौधा बन जाए, तो वो जो पौधा बनता है वो आपका युग्मोद्भिद पौधा कहलाता है। तो ये एडवांस हो गए हैं प्लांट। एंजियोस्पर्म तो एडवांस है ही, मतलब आवर्तबीजी पौधे तो एडवांस होते ही हैं। तो यार आवर्तबीजी पौधे जो एडवांस हुए हैं, इनकी खास बात ये है कि इनके अंदर युग्मोद्भिद पीढ़ी छोटी हो गई है, मतलब युग्मोद्भिद पीढ़ी काफ़ी खासी छोटी चली गई है एडवांसमेंट में। और जो आपका बीजाणुजनक पीढ़ी है वो बड़ी हो गई है, मतलब जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो आपकी कैसी होती है? लार्ज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ ये बात है। अब बीजाणु विभाजित होंगे, बीजाणु के विभाजन से जो बनेगा, जो भी संरचना बनेगी वो आपका युग्मोद्भिद होगा। मादा के केस में मादा युग्मोद्भिद होगा, सीधी सीधी बात है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या है। यहाँ हम देख सकते हैं कि भैया आपका सबसे पहले जो आपका ये क्रियात्मक बीजाणु है, इसमें एक विभाजन होगा, सूत्री विभाजन होगा। और उस सूत्री विभाजन की खास बात क्या होगी? उसमें आपका कोशिका विभाजन नहीं होगा, केवल केंद्रक का विभाजन होगा। केवल केंद्रक विभाजित करेगा। केंद्रक के विभाजन के पश्चात 2 केंद्रक बनेंगे, दोनों केंद्रक अपने अपने ध्रुवों की ओर चले जाएंगे इस तरह से। वहां जाकर के दोबारा से फिर वो विभाजन करते हैं, एक बार और सूत्री विभाजन होता है। केवल केंद्रक विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा। इस बात को दिमाग में रख लेना आप, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है।
तो केवल केंद्रक का विभाजन हो रहा है, देखो कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ, तो मतलब 2 केंद्रक बन गए, 2, ठीक है, फिर 2 से 4 बनेंगे। फाइनली एक बार और फिर विभाजन होता है, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, और फिर ये आपका क्या बन जाता है, 4 केंद्रक तो इधर हो जाते हैं और 4 केंद्रक हो जाते हैं इधर। तो ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि भैया 4 केंद्रक हो जाएंगे। इन 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक ध्रुव से आपका सेंटर पे आएगा। इन 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक ध्रुवों से, पोल से आपका सेंटर की तरफ आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, पोल से सेंटर की तरफ आएगा, तभी आप उन सेंटर वालों को ध्रुवीय केंद्रक कहते हो। और जो कोशिका इनको रखती है वो आपकी ध्रुवीय कोशिका कहलाती है, पोलर सेल कहलाती है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि किनारे से आए हैं, ध्रुवों से आए हैं, तो ध्रुवीय कोशिका सेंटर में होगी। कभी आप सोचो कि भाई ध्रुवीय कोशिका तो सेंटर में कहाँ से आ गई, ये ना सोच बैठना, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। अब ये केंद्रक दोनों के दोनों n हैं, मतलब अगुणित हैं। बाद में जब आपका निषेचन का टाइम आएगा तो ये जुड़ करके द्वितीयक केंद्रक बना लेंगे, जो कि आपका द्विगुणित होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा निषेचन के टाइम पर होता है द्वितीयक केंद्रक का निर्माण, अभी नहीं होगा, शुरू में, ठीक है। एक बात। नेक्स्ट बात है कि भाई देखो 4 केंद्रक हो गए थे, दो सेंटर पे आ जाते हैं, 3 उधर बचे, 3 इधर बचे। इसके बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य दे करके ये केंद्रक आपके कोशिका बना लेते हैं। तो कुछ ऐसी संरचना बन जाती है। मान लीजिए ये आपका एक संरचना है जिसमें आप देख रहे हो ये 3 कोशिकाएं एक तरफ, 2 केंद्रक सेंटर पे, एक केंद्रीय कोशिका, ये ध्रुवीय कोशिका भी शुरू कहते हैं, और एक साइड पे आपके 3 कोशिकाएं, जिनमें से एक सेंटर पे आपकी क्या होगी, ये एग, ठीक है, अंड, और ये आपका सिनर्जिड है। सिनर्जिड को हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिकाएं, ठीक है ना। ये तो 2 सिनर्जिड हैं भैया, एक ये और एक ये, और एक आपका है अंडा, एग और सिनर्जिड मिला करके बनता है एग एपरेटस। तो ये सवाल पूछा जाता है यहाँ से, एग एपरेटस बताइए किस किस से मिलकर बना होता है। तो आपको पता हो कि एग एपरेटस आपका सिनर्जिड से और एग सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये आपकी एक संरचना बन जाती है जिसमें कि आपकी प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं 3, जिनका कोई कार्य पता नहीं है अभी तक के, ऐसा कुछ है नहीं। और जो आपकी सेंट्रल सेल है ये आपकी सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती है, ये हम निषेचन में देखेंगे इसका क्या उपयोग होता है। और आपकी यहाँ जो ये संरचना बनती है इसमें 7 कोशिकाएं होंगी, 1 2 3 प्रतिमुख कोशिकाएं, एक सेंटर वाली, 4 और 3 ये, जिनमें से 2 आपकी सिनर्जिड है और एक आपका एग है। तो भाई ये 7 कोशिकीय संरचना बन जाती है। केंद्रक होते हैं 8, 7 कोशिकाएं, केंद्रक होते हैं 8। ये दिमाग में रख लेना है, ठीक है ना, यही सवाल है। और ये एक बीजाणु डेवलपमेंट है, मतलब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। ये सवाल पूछा जाता है आपसे, ठीक है। पॉलीगोनम टाइप पूछा जाए तो भी यही बात होती है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि प्रतिमुख कोशिकाएं जो ये होती हैं, ये वाली, ये आपकी निभाग की तरफ होती हैं, चैलाजा की तरफ होती हैं। जो आपका बीजांड का चैलाजा होता है ना, उसकी तरफ होती है। और ये आपका होता है माइक्रोपाइल की तरफ, जिधर उसका मुख होता है बीजांड का, ठीक है। अब ध्यान रखना, चैलाजा जो होता है वो किसी भी बीजांड का आधार होता है। ये चैलाजा होता है बेस, आधार, और ये होती है टिप, ऊपर का पार्ट, माइक्रोपाइल, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो आपका अंड उपकरण है ना, ये एग एपरेटस जो है, ये और ये पोलर सेल जो है, पोलर सेल अंड उपकरण के नीचे है, बस ये दिमाग में रखना है, ऊपर नहीं है, ठीक है, क्योंकि चैलाजा आपका बेस होता है और एंटीपोडल सेल आपकी चैलाजा की तरफ होती है। ये सवाल पूछा जाएगा, कौन किसके नीचे है, कौन किसके ऊपर है। अगर आप देखिए, अगर आप बीजांड की संरचना देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो उल्टा हो रहा है। मान लीजिए ये आपका एनाट्रोपस टाइप का बीजांड है और इसमें अंदर ये है, तो भैया ऐसा होता है कि इधर आपका एग होगा और इधर हो गया आपका द्वितीयक केंद्रक। तो यार ये ध्यान रखना कि द्वितीयक केंद्रक जो है ऊपर नहीं है, नीचे ही है, क्योंकि ये चैलाजा जो होता है ना, ये आधार होता है। ये सवाल पूछ लेते हैं यार, है ना, थोड़ा ध्यान रखना। चलिए किताब में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं आगे। क्या लिखा है, आइए भ्रूणकोश के निर्माण को थोड़ा और विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रकी बनाते हैं। देखो ये कह रहे हैं कि पहले समसूत्री विभाजन होता है पहले, उसके बाद 2 केंद्रक बनते हैं। 2 केंद्रक ध्रुवों पर चले जाते हैं, ठीक है, भ्रूणकोश के किनारों पर चले जाएंगे। एंड 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रक विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रीय न्यूक्लिएट और तत्पश्चात 8 केंद्रीय, मतलब पहले 4 केंद्रक, फिर 8 केंद्रक, फिर 8 में से 2 सेंटर पे आ जाएंगे।
तो फिर वो 7 सेल की हो जाएगी, यही बताएंगे। लिखा है ये सूत्री विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्रक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। मुक्त केंद्रक का मतलब होता है केवल केंद्रक विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। फिर लिखा है जो केंद्र के विभाजन के तुरंत ही कोशिका भित्ति की रचना नहीं हो पाती, मतलब कोशिका भित्ति नहीं बनती, बाद में बनती है। फिर लिखा है 8 न्यूक्लिएट मतलब 8 केंद्रकीय चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है, जो कि विशिष्ट प्रारूपी मादा युग्मोद्भिद भ्रूण कोश के संगठन का रूप लेती है, मतलब बाद में भ्रूण कोश बन जाती है। उस भ्रूण कोश में आपकी 8 कोशिकाएं 8 केंद्रक 7 कोशिकाएं होती हैं। यहाँ लिखा है भ्रूण कोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवलोकन कीजिए। देख लिया हमने, 8 में से 6 केंद्रक भित्तिकाओं से घिरे होते हैं, 8 में से 6 न्यूक्लियस भित्ति कोशिकाओं से घिरे होते हैं, 3 एंटीपोडल और 3 एग एपैरेटस के अंदर होते हैं, ठीक है ना, और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। शेष बचे 2 केंद्रक ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्र के कोशिका में रहते हैं, मतलब सेंटर पे एक बड़ी सेल रहती है, सेंट्रल सेल रहती है, उसके अंदर रहते होते हैं, ठीक है। तो वो ध्रुवीय केंद्रक बाद में द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं निषेचन के टाइम पर, शुरू में नहीं ऐसा कर लेते वो, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। देखो भाई यहाँ दिया है डायग्राम, मतलब एनसीईआरटी का डायग्राम है तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही, तो ध्यान रखना। यहाँ लिखा है देखो बीजांड काय के अंदर एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, मतलब ये सीधे सीधे कह रहे हैं भैया ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, बस पहले से ही मान लो, जो कि आपकी द्विगुणित होती है, ये ध्यान रखना। फिर ये दिखाया कि इसके अंदर इसमें डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ, 4 आपके गुरु बीजाणु बन गए हैं, 4 में से 3 खत्म हो गई, ये नहीं बता रहे हैं, हमने बता दिया है, 4 में से 3 जो हो जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, डीजनरेट कर जाते हैं, ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। और आपको बात ध्यान रखनी होगी कि यार ये जो डीजनरेट होंगे, मतलब जो खत्म होंगे, वो आपके उसके माइक्रोपाइल की तरफ वाले होते हैं, चैलाजा की तरफ वाला डीजनरेट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सेम वही दिखाया डायग्राम कि भैया 2 न्यूक्लियस होंगे, मतलब 2 केंद्रक होंगे, 4 केंद्रक होंगे, 8 केंद्रक होंगे, 8 में से 2 फिर सेंटर पे आ जाएंगे इधर की तरफ, और फिर ये बन जाएंगे इस तरह की आपकी संरचना। तो यहाँ देख सकते हो आप एक चीज़ कि आपकी ये प्रतिव्यासांत लिखा है ना, मतलब ये एंटीपोडल है, इतना टफ लिख दिया हिंदी का वर्ड, प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं इनको, ठीक है, एंटीपोडल आप याद रखें। सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड हैं, अंड मतलब एग होता है, केंद्रीय कोशिका मतलब सेंट्रल सेल, क्योंकि आपकी 2 केंद्रक लेके पड़ी हुई है, जिनको 2 ध्रुवीय केंद्रक कहते होते हैं। बाद में एक संरचना बन जा रही है, देखिए ध्यान रखना, यहाँ पलट दिया है, ये एंटीपोडल आपकी ऊपर आ गई, मतलब ध्यान रखना एंटीपोडल आपकी चैलाजा की तरफ है, बस यही इंपॉर्टेंट बात है, एंटीपोडल चैलाजा की तरफ होंगी, ध्यान रखना। और आपका नीचे वाला जो केस होगा ये माइक्रोपाइल की तरफ होगा, तो ये बस इसी से सवाल फंसता है, ध्यान रखना। और ये ध्रुवीय केंद्रक इसके नीचे है, अंड के नीचे होते हैं ध्रुवीय केंद्रक, बस ये दिमाग में रख लेना, ठीक है, क्योंकि चैलाजा आपका होता है आधार, ठीक है। तो ये डायग्राम है, सवाल पूछ लेते हैं, डायग्राम बनाने को भी आ जाता है, तो मतलब ये तो नीट में तो नहीं आता, बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है। फिर आगे चलते हैं, आगे लिखा है भ्रूण कोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्टतापूर्ण होता है, बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं, ये थोड़ा ध्यान रखना है यार, देखो बीजांड द्वारी सिरे पर, मतलब यही सवाल है बस इम्पोर्टेंट, ठीक है। 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण बनाती हैं। सवाल है अंड उपकरण में क्या क्या होता है, 2 सिनर्जिड 1 एग। इस अंड समुच्चय, इस अंड मतलब एपैरेटस यानी कि वो सब कुछ मिला के उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, 1 अंड कोशिका होती है। बीजांड द्वारी छोर पर, जिसे तंतु रूप समुच्चय कहते हैं, पर एक विशेष सहायक कोशिका स्थूलन होने लगता है, जो सहायक कोशिकाओं में पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यार ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, देखो ये लिखा है ये विशेष प्रकार का स्थूलन, तो वही होता है क्या है कि जो आपका सिनर्जिड होती है, अगर हम बात करते हैं तो सिनर्जिड की एक एक्सटेंशन होती है, इस तरह से निकला हुआ, मान लीजिए सिनर्जिड है, इसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस, फिलीफॉर्म एपैरेटस। तो हम बाद में देखेंगे इसका क्या काम होता है। फिलीफॉर्म एपैरेटस आपका सिनर्जिड का एक्सटेंशन होता है, इसका काम होता है कि ये आपका जब पराग नलिका आएगी तो उसको अंदर घुसाने में मदद करता है, मतलब अट्रैक्ट करता है एक तरह से, ये समझ लीजिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आएगा ये। लिखा है कि 3 अन्य कोशिकाएं जो कि निभागीय चैलाजा लोअर पर होती हैं, उन्हें हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। वर्ध केंद्रीय कोशिका, जैसे कि पहले बताया, में 2 ध्रुवीय निकेंद्रक होते हैं, सेंट्रल सेल में 2 केंद्रक होते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। इस प्रकार से एक प्रारूपी आवर्तबीजी भ्रूण कोश परिपक्व होने पर यद्यपि 8 केंद्रकीय या 8 न्यूक्लिकृत वस्तुतः 7 कोशिकीय होता है। तो यार ये सवाल पूछा जाता है कि भाई बताइए प्रारूपी मतलब जो कॉमन है उसकी बात कर रहे हैं, उसमें कैसे कैसे सीन होता है, तो ध्यान रखना उसमें 7 आपके क्या होते हैं कोशिका होती है और 8 होते हैं केंद्र। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब यहाँ से पूछ लेते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा 2-3 बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।
देखो यहाँ जो आप देख रहे थे ना, वो एक बीजाणु डेवलपमेंट देख रहे थे, मतलब जो एक बीजाणु डेवलपमेंट होता है वो आपको बताया गया है। कुछ सवाल आते हैं नीट में एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो बता देता हूँ मैं क्या आते हैं। आपसे पूछ लेते हैं कि ऐसा ऐसी ऐसी आप जो है ये बताइए जिसमें कि द्विबीजाणु डेवलपमेंट हो, मतलब भ्रूण कोश का जो निर्माण हो वो द्विबीजाणु किस में होता है, दो बीजाणुओं से किस में होता है। उसको इंग्लिश में आप कहते हैं बाइस्पोरिक, या फिर आपको कहते हैं द्विबीजाणुक, द्विबीजाणुक। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट, तो इसका आंसर आपका होता है अनियन यानी प्याज। प्याज में आपका क्या होता है, दो बीजाणुओं से भ्रूणकोश का निर्माण होगा। ठीक है, एक बीजाणु वाला तो आपने पढ़ा है, द्विबीजाणु किस में होता है, प्याज में होता है। बाकी सब बात सेम होगी, बाकी वो वैसी होगी, द्विबीजाणु से बनेगी लेकिन होगी वो वैसी। 8 केंद्रक होंगे उसके अंदर और वही 7 कोशिका होंगी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बस पूछ लेते हैं कि द्विबीजाणु किस में होता है। एक आपका होता है चतुर्बीजाणु, मतलब टेट्रास्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। फ्रीटिलेरिया में होता है, फ्रीटिलेरिया। फ्रीटिलेरिया में आपका डबल फर्टिलाइजेशन ढूंढा गया था, जो आपके नवाशीन ने ढूंढा था। ये सवाल भी आ जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। तो द्विबीजाणु डेवलपमेंट किस में होता है, प्याज में होता है। उसके बाद भी आपकी 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय बनती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। टेट्रास्पोरिक किस्म का होता है आपका, ये फ्रेटिलिटी का होता है। खास बात है, कुछ पूछ लेते हैं आपसे, पेपर में आ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो था वो आपका जो था डेवलपमेंट था किस बात का, आपकी भ्रूण कोश का। ध्यान रखना, भ्रूण कोश ही मादा युग्मोद्भिद है। भ्रूण कोश के निर्माण में एक बीजाणु से 3 सूत्री विभाजन हुए हैं। एक बीजाणु मात्र कोशिका से कैसे हुआ है, एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ है और 3 हुए हैं आपके सूत्री विभाजन। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने विभाजनों के पश्चात एक आपकी भ्रूण कोश बनती है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से आप एनसीईआरटी पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। मैं आपकी मदद करूँगा, थोड़ा सा लेट ज़रूर हो जा रहा हूँ वीडियो बनाने में। अब पूरी कोशिश करूँगा यार कि आगे से वीडियो टाइम पे आए, ठीक है ना। सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।